यहाँ पे जाके मैं नहीं कह सकता कि आप मेरी कितने हैं बिहाफ पे तो ये पैसे कलेक्ट कर लें। क्यों क्यों नहीं कह सकता? मसला सारा ये आ जाता है बिकॉज कंपनी का अपने डेटर्स के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी अदर पर्सन। एजेंट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, लेकिन वो कंपनी बनाएगी, ठीक है ना, और एजेंसी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा कि मैं अपने भाई को कह दूं कि आप जाके पैसे पकड़ लें, या वो पैसे मैं अपने अकाउंट में जमा करवा दूं। ठीक है ना, मैं इस बंदे को भी इन्वॉल्व नहीं करता, मैं भाई को भी इन्वॉल्व नहीं करता अपने। ठीक है ना, माविज मग्स का मैं सीईओ हूँ। माविज सीईओ, मैंने कंपनी बनाई है, लेकिन क्या मैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा करवा सकता हूँ पैसे? मेरी कंपनी है भाई, मेरी कंपनी है, मैंने खुद बनाई है, क्या मैं जमा करवा सकूंगा? नहीं। यहाँ पे कंपनी बॉर्डर कितने एक लाइन ड्रॉ कर देती है, वो कहते हैं भाई आपने अपनी कंपनी बनाई है तो आपने माशरे पे समाज पे कोई एहसान नहीं किया। कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड इट हैंडल्स इट्स ओन बिजनेस। उसका अपना बैंक अकाउंट है, किसी ने पैसे भेजने हैं तो वो डायरेक्ट इसको भेज सकता है, या किसी ने चेक लिख के अगर मुझे भी देना है तो वो किसके नाम पे होगा? वो बैंक के नाम पे होगा, ये सॉरी इस कंपनी के नाम पे होगा। और मैं आपको ये चीज बताता हूँ, इस एज एन ऑडिट स्टूडेंट, अब देखें ये चीज जो है ये इस वक्त आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये चीज है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऑडिटर हैं, कितने बनने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए इस किस्म के भी फ्रॉड होते हैं। माविज मग्स कंपनी है, मैं हूँ उसका सीईओ, या मैं कोई भी हूँ। ये भाई साहब है वकार, ठीक है, इन्होंने 1 मिलियन का चेक दिया है, बेरर चेक, कि जाके जमा करवा दें, और पता है कि भाई मैंने जमा करवाना है इसके अकाउंट में। ना करवाया तो पकड़ा भी जा सकता है बंदा, क्योंकि जिसको चेक दिया है उसके साथ पूरी डीलिंग वगैरह होती है कि हाँ भाई ये चेक है तो ये आपने जमा करवाना है। मैंने वो चेक जाके जमा करवा दिया अपने अकाउंट में, मेरा मिजान बैंक में अकाउंट है, मैंने वही लिख दिया। मैंने मिजान बैंक में जाके ये 1 मिलियन कितने रुपए का चेक जमा करवा दिया, और मैंने आगे कंपनी से बहाना ये लगाया कि दिन एंड हो रहा था मेरा, कितने हैं, मैं थका हुआ था थोड़ा सा, तो मैं कल जाके तो ये जमा करवा दूंगा बैंक में। मैं अगले दिन गया, जाके मैंने ये सारे के सारे, एक चेक था वो मैंने इशू किया इसके नाम पे, अपने बैंक से इशू किया इसके नाम पे, और जाके मैंने 1 मिलियन का जमा करवा दिया। क्या बैंक में 1 मिलियन आ रहे हैं मेरी कंपनी के? आ रहे हैं ना? तो चौस हो गए हो। बच्चों बताओ ना फिर। देखें मैं आपको कहते हैं दोबारा बताता हूँ, वकार ने चेक दिया 1 मिलियन का, वो मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिया, और अपने अकाउंट से मैंने एक चेक ड्रॉ किया मावे कितने हैं मावेज मग्स के नाम पे, और फिर उसके बाद अगले दिन मैंने इधर जमा करवा दिया चेक। क्या अकाउंट में मावेज मग्स के अकाउंट में 1 मिलियन रुपए आ गए हैं कि नहीं आए? आ गए हैं, ठीक है ना, आ गए हैं, फरा आ गए हैं। कैसे आए हैं मैं आपको जरा ये दोबारा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है। मैं आपको ये दोबारा से कहते हैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ। वकार ने मुझे चेक दिया 1 मिलियन का, मैंने वो चेक जमा करवाया, डेटर के नाम से नहीं आया। एग्जैक्टली यही सारा मसला आता है, और यहीं से ये फ्रॉड पकड़ा जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने कितने हैं अपने अकाउंट में एमबीएल में जमा करवा दिया, और यहाँ से एक चेक ड्रॉ किया और जाके ये माविज मग्स के अकाउंट में जमा करवा दिया। मसला यहाँ पे पता है क्या आता है? अच्छा अब सोचें,
क्या मुझे कोई सोच के बता सकता है कि मैंने ये काम क्यों किया, हालांकि अगले दिन तो मैंने जमा करवा दिया था इस अकाउंट में? ये मैं आपको बताता हूँ, ये काफी कमीनी सी लॉजिक है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, लेकिन ये है ऐसे ही। हुआ ऐसा कि वो कंपनी दे रही थी 15% इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन इंटू 0.15, सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला लगा लिया जाए, इंटू मैंने एक दिन जमा करवाया 365। क्या मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है कि आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 41.095। मैंने कंपनी के एक्सपेंस पे इतने पैसे खा लिए, ठीक है ना। वो पैसे जो कि मेरा हक नहीं था खाने का, वो मैंने खा लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 41 रुपए के पीछे बंदा ये बात कर रहा है, लेकिन खैर यहाँ पे 41 रुपए की बजाय ये 1 रुपया भी होता तब भी डिसऑनेस्टी तो डिसऑनेस्टी होती है, चोरी होती है। और आपको पता है कि चोरी की फिर क्या सजा होती है। और ये भी इमटेरियल तो है बच्चे, ऐसा इमटेरियल तो है, लेकिन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें एथिक्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए कंपनी में। ठीक है, अगर ये 1 मिलियन रुपए ना होते, 1 मिलियन डॉलर होते, तो ये $41 बन जाता। ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक कितने हैं गजवा थी, मुझे पता कितने हैं नाम, मुझे हमारे कारी साहब ने नहीं बताया था जिस गजवा की बात हो रही है, लेकिन उस गजवा के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को शहीद कर दिया गया। तो ये चीज़ काफ़ी हुई कि हाँ भाई ये शहीद हो गए हैं, तो हजरत मुस्लिम ने कहा कि नहीं ये शहीद नहीं हुए, ये सीधे जहन्नम में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी का तस्मा चुराया था। तो इतनी सी चीज जो है, इतनी इमटेरियल चीज भी जहन्नम में लेके जा सकती है। तो ये फ्रॉड है। और जब फ्रॉड होता है तो आपको पता है कि मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या खत्म हो जाता है। खैर ये तो ऑडिट की बातें हैं। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, और हमने इनसे किसी को बचा सकें ना बचा सकें, हमने इसको अपने कितने खुद को इन चीजों से बचा के रखना है। ठीक है ना। हराम तो 1 रुपए का भी हराम ही होता है। आगे आ जाते हैं। वो कहता है कि मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स, कंपनी के हाथ पांव नहीं है, कंपनी का मुंह नहीं है, सर ये एक्सप्लेन कर देंगे। मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स या राइट टू रिसीव? ये राइट टू रिसीव मैं आपको दोबारा कितने एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स बेसिकली ये है कि एक कितने जो डेटर है उससे पैसे जो हैं वो ऑनर्स को नहीं जाएंगे, और ये सीधा बैंक को जाएंगे, कितने बिजनेस को जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं बैंक कितने मैं माविज हूँ और पैसे हैं माविज मग्स के, तो मैं कहूँ कि हाँ भाई मेरी कंपनी के पैसे हैं मैं यूज कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसी के, वो बिजनेस के पैसे हैं, वो मेरे पैसे नहीं है। क्लियर है फिर आपको ये? जो एग्जाम्पल समझाई थी, ये एग्जाम्पल बेसिकली ऑडिट से ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाली जगह ले जाता हूँ। बैंक में कहते हैं, ये अब देखें जरा, ये वकार भाई हैं, इन्होंने चेक दिया 1 मिलियन का। इन्होंने 1 मिलियन का चेक दिया कंपनी के नाम पे। वो चेक मिला मुझे माविज, मुझे मिला एज एन इंडिविजुअल। मैंने अपने जाके एमबीएल में जमा करवा दिया। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये चेक, ये जो 1 मिलियन रुपए हैं, ये किसके हैं? माविज मग्स के, ये बिजनेस के पैसे हैं। तो मुझे अपने अकाउंट में नहीं, मुझे इसके अकाउंट में जमा करवाने पड़ेंगे। अब क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स का मतलब है कि अब देखें, कंपनी के हाथ पांव नहीं है, कंपनी का मुंह नहीं है, ठीक है ना। कंपनी जाके
ना साइन कर सकती है खुद, स्टैंप तो एक अलग चीज है, ना वो निगोशिएशन कर सकती है कि हाँ भाई इतने पैसे होने चाहिए, इतने पैसे नहीं होने चाहिए, वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो कंपनी को बेसिकली चलाते कौन है? डायरेक्टर्स। Companies are managed by their directors, who should be members of the company as well, with a few exceptions. उन्होंने खुद ही बता दिया few exceptions, वरना मैं शुड के वर्ड से आपको बताने लगा था। वो कहते हैं कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी चलाते हैं, और कंपनी जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें शेयर होल्डर भी होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए। कुछ जगहों पे नहीं होना होते, लेकिन ये मैं आपको आगे जाके जब कंपनी की एग्जाम बताएंगे, जब डायरेक्टर्स की एग्जाम बताएंगे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किस्म के जो कितने डायरेक्टर्स हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के मालिक हों। जो एनईडीज वगैरह होते हैं उनको जरूरत नहीं होती, उनकी जरूरत क्या, उनकी तो एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंपनी के ना हो, मेंबर ना हो। लेकिन जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आइडियली कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, और शेयर होल्डर्स के अंदर से इलेक्शन के थ्रू कुछ लोगों को चुना जाता है जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता है। और डायरेक्टर्स के अंदर से एक बंदा वो होता है जिसको सीईओ कहा जाता है, ठीक है। इन स्मॉल कंपनीज द शेयर होल्डर एंड द डायरेक्टर मे बी द सेम इंडिविजुअल, ठीक है ना। एक छोटी सी कंपनी है, एक तो कंपनी है जिसके 10,000 शेयर हैं, एक कंपनी है जिसके 100 शेयर हैं, ठीक है ना। एक कंपनी है जिसके 10 शेयर हैं और 10 के 10 ही शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना। तो 10 डायरेक्टर्स हैं, 10 शेयर होल्डर्स हैं इनके। बट इन लार्ज कंपनी द डायरेक्टर्स माइट होल्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द शेयर्स और इवन नो शेयर एट ऑल। तो कहते हैं कि अब देखें जरा, ये इस कंपनी का साइज कितना होगा, वो वोटिंग से डिसाइड होता है। एग्जैक्टली वो वोटिंग से डिसाइड होता है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो वोटिंग से डिसाइड करते हैं कि कौन डायरेक्टर्स बनेगा। इवन हम इलेक्शन भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर हो। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जिसके अंदर सारे के सारे डायरेक्टर शेयर होल्डर्स होते हैं, और सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी कुछ कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही छोटी कंपनी है जिसके शेयर होल्डर्स ही 10 हैं, तो 10 के 10 कितने डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। लेकिन बहुत लार्ज जो कंपनीज होती हैं, 10,000 शेयर्स, लाख लाख शेयर्स होती हैं, तो उसके अंदर से जरूरी नहीं है कि हर डायरेक्टर को शेयर होल्डर भी होना हो। एक कंपनी होती है उसके मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम का भी हिसाब किताब जो है वो फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम भी अगर 7 डायरेक्टर्स हैं किसी के, तो जरूरी नहीं है कि वो सातों के साथ आपके शेयर होल्डर्स हों। अगर एक कंपनी के 50 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, 50 डायरेक्टर्स के अंदर से सारों का शेयर होल्डर होना मुश्किल है। तो वो कहते हैं कि कोई बात है, लेकिन आपने यहाँ से सिर्फ ये सीखना है कि एक कंपनी जो होती है उसको चलाता कौन है। एक कंपनी के हाथ पांव अगर नहीं है तो उसको कौन चलाता है? उसके डायरेक्टर्स चलाते हैं। मिनिमम 7। मैं आपको जरा ये कितने जब टाइप ऑफ कंपनीज बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा। पब्लिक के लिए 7 होते हैं, पब्लिक अनलिस्टेड के लिए, जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड होती है 7 होते हैं, पब्लिक अनलिस्टेड के लिए 3 होते हैं। वो फिर मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद लाइबिलिटी टू पे टैक्स। देखें, एक कंपनी है, उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हमने पढ़ा था कि वो उसी की ऑब्लिगेशन है, वो उसी के राइट्स हैं। तो एक टैक्स देना, टैक्स भरना भी तो ऑब्लिगेशन है। तो कंपनी अपना टैक्स भी खुद ही भरती है, और वो अपनी ही इनकम पे भरती है, अपने प्रॉफिट्स पे भरती है। क्लियर है बच्चों ये चीज? बच्चों सबको क्लियर है? मलाइका? सोना नहीं पुत्र, पढ़ना है, और दबा के पढ़ना है। ये आखिरी चीज हम आज के दिन की पढ़ रहे हैं, लीगल ऑब्लिगेशन। मुझे बताएं जरा, क्या हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर पढ़ा था कि कंपनी की अलग पेनल्टी होती है? और नेट डिस्टॉर्ट हो रहा है मेरा बच्चों? तो मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है? रियली? चले हो तो मुझे फौरन बता देना अपना। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि कंपनी की कहते हैं हाँ,
तो एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसकी पेनल्टी अलग है, एक कंपनी की, कॉर्पोरेशन की वह कहते हैं पेनल्टी जो है ये अलग है। क्या हमने ये चीज पढ़ी थी? पढ़ा था ना? तो अगर उनका ये मकसद ही ये था कि इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन को अलग अलग करने का मकसद ही ये था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही लॉ ब्रीच करें, कंपनी भी लॉ ब्रीच कर सकती है। ठीक है ना? कंपनी का बंदा भी मनी लॉन्ड्रिंग में पाया जा सकता है, तो कंपनी भी इस चीज में फंस सकती है, कंपनी का मकसद ही मनी लॉन्ड्रिंग हो। ठीक है ना? तो इफ अ कंपनी ब्रेक्स द लॉ, इट इज यूजुअली द कंपनी लाइबल फॉर कहते हैं इटसेल्फ दैट इज लाइबल। although कहते हैं there is a circumstance in which owner या its officers main directly में personally be liable। हमने ये चीज शायद पढ़ी नहीं थी, लेकिन बल्कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमने ये चीज पढ़ी थी कि कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो कंपनी को फाइन होगा 25 करोड़ का। ठीक है ना? और वो जो बंदा बेसिकली था कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, डायरेक्टर बेसिकली बैठा जो हुआ था, उसको 10 करोड़ का होगा। आई थिंक यही लिमिट थी ना? अब नहीं पढ़ा? चले, तो ये हमने पढ़ा था 250 मिलियन फॉर द कंपनी। यस, 250 मिलियन ये कितने हैं फॉर द कंपनी था, और आई थिंक 10 मिलियन था, ऐसे ही था शायद। 10 मिलियन फॉर द कितने इंडिविजुअल, 10 करोड़ नहीं, 10 मिलियन था फॉर द कितने इंडिविजुअल। तो ये देखें, यहाँ पे जो फ्रॉड जो होता है बेसिकली, उसके अंदर आपका जो डायरेक्टर होता है जो कि फ्रॉड कर रहा हो वो मेनली खुद लायबल होता है, लेकिन कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूरी तो नहीं है कि इंटेंशनली हो, कभी कभी अनइंटेंशनल भी हो जाता है, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि माविज मग्स, इसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 मग्गे फराहम करने का ऑन 1 जनवरी 2023 टू वकार, और डेट हो गई है 5 जनवरी 2023। इसने पेनल्टी डाल दी है लेट की, तो ये पेनल्टी कौन भरेगा? ये बिजनेस भरेगा। अब वो प्रोडक्शन मैनेजर नहीं भरेगा जिसने अभी तक प्रोड्यूस नहीं थे किए हुए मग्स, या वो डिलीवरी वाला बंदा नहीं भरेगा जिसने अभी तक डिलीवर नहीं थे किए हुए। वो कौन भरेगा? वो ये बिजनेस खुद भरेगा। क्लियर है बच्चों? तरजीह क्लियर है? चाहे हंसा को क्लियर हो गया? इसके अलावा तीन ही तो बच्चे हैं, रिप्लाई कर दिया करो यार। फ्रॉड अगर करें तो डायरेक्टर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। यस, अगर फ्रॉड करे कितने हैं डायरेक्टर, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फ्रॉड करने का तो किसी को भी नहीं कहा जाता। ठीक है ना? आप कहते हैं अगर एक कंपनी का फ्रॉड करना है, थोड़ी अलग चीज है। ठीक है ना? एक शेयर हो कितने डायरेक्टर बैठ के अपने तय खुद फ्रॉड कर रहा हो कंपनी में बैठा, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन आपने बस यहां तक याद रखना है कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्टर पर्सनली लायबल होता है, वो बेसिकली हम यही कहा जाता है कि फ्रॉड अगर करें। कुछ जगहों पे नहीं होता, लेकिन आपने बस ये याद रखना है। ये एक बड़ी लंबी इसकी बहस होती है कि क्या हिसाब किताब उनका, क्योंकि ये इसका भी बड़ा एक अलग सा टॉपिक निकल आ सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सिलेबस में शायद नहीं है। तो यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है बच्चों? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, सब क्लियर है जो हमने आज अभी पढ़ा है आज? अब चूंकि इसका हिसाब किताब बिजनेस लॉ के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने क्या करना है, आपने पैराग्राफ नंबर 3 अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, यहां से लेकर ये पैराग्राफ खुद लिखना है। ये वाला पैराग्राफ जो है कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन से लेकर कि नीचे आर्टिफिशियल पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये वाला, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 और
6 और 7, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये आपने अपने रजिस्टर पे लिखनी है और चेक करवानी है मुझे, ठीक है। शाबाश। इसका कितने हिसाब किताब मैं आपको ये बता, कितने सीधे सीधी बात है, ये इसमें रट्टा बहुत है। अपनी वर्डिंग में मैं आपको वो कितने अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, हेडिंग्स को आपने नहीं चेंज करना होता, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कंपनी इज पर्सनली लायबल, लायबल का वर्ड जो है ये आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाहिर करता है, यहाँ पे आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। कुछ चीजें इस तरह की हैं जो आपको बिजनेस लॉ पढ़ के समझ आ गई होगी, कुछ लीगल लैंग्वेज जो होती हैं वो आपने चेंज नहीं करनी, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। बाकी अपनी वर्डिंग में लिखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे आपकी क्रिएटिविटी भी शो होती है और ये नहीं होता कि बच्चा बच्चा किताबी कीड़ा है। तो जैसे ज़रात फाबदी की बुक में है उस तरह लिख सकते हैं। या आइकअप को बेटा इसका जवाब जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग ऑफ करके दूंगा। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है बच्चों आपको? चलें फिर आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगूँ, आप लोग लीव ना कीजिएगा, मैं आप लोगों से कुछ बात करनी है।